गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नाउ इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 2 मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें पेपर कोड है पी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको 3x - 12 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और कब? जब आपको वर्टाइसेस, जिसको कैपिटल वी भी बोलते हैं, वैल्यू दिया है 10, एजेस कैपिटल ई जिसको दिया है 15, और फेसेस जिसको कैपिटल एफ से डिनोट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू दी है x, तब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूलर फार्मूला। तो यूलर फार्मूला क्या कहता है? जो वर्टाइसेस और जो फेस होता है उसका जो सम होता है वो एज का टू मोर देन होता है। तो वैल्यू जब रखेंगे इसमें, वर्टाइसेस है आपका 10, फेसेस है x और एज आपका है 15 + 2, ये हो जाएगा 17। 10 + x, 10 को ट्रांसफ़र करेंगे, 17 - 10 यहाँ पे आ जाएगा 7। अब आंसर यहीं ख़त्म नहीं होता है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 3x - 12 की। x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 3x तो 7 - 12, तो ये जाएगा 21 - 12 = 9। सही जो आंसर होगा वो 9 होगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको इसको फैक्टराइज करना है और बताना है कि इसका फैक्टर कौन सा है। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो PQX प्लस ब्रैकेट ओपन करने के लिए p² का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा p²x - p²y। सेम -p से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -py होगा, -pz होगा और -z होगा। अब क्या करेंगे? पेयर बना दीजिए और कॉमन निकाल दीजिए। इन दोनों के पेयर में देखें तो यहाँ p² है, यहाँ भी p² है, दोनों के पास x है, कॉमन निकाल दीजिए। p²x, यहाँ पे p जो है 3 टाइम्स है, 1 टाइम बचेगा और यहाँ पे +1 बचेगा। इन दोनों में कॉमन देखिए, माइनस है सबसे पहले, तो फिर उसके बाद में p एंड y, यहाँ बचेगा p, यहाँ py निकल चुका, बचेगा 1, यहाँ से z निकलेगा माइनस के साथ, बचेगा p + 1। अब पूरे इस टर्म में सबके पास 1 2 3 p + 1 p + 1 p + 1 कॉमन निकाल देंगे। p + 1 कॉमन बचेगा, यहाँ पे p²x - py - z। तो ये हो गया फैक्टराइज। अब देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा है। इसका जो आंसर है वो 4th होगा, p²x - py - z। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि ये जो पूरा नंबर है वो अगर 72 से डिविजिबल है, मीन्स 72 से विभाज्य है, तो कौन से ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है बताना है। कई बार हमें सही करने के चक्कर में हम गलत कराते हैं। सबसे पहले देखिए 72 से अगर विभाज्य है, दैट मीन्स इसको हम लोग अगर तोड़ दें 8 × 9, क्योंकि विभाज्यता का नियम अगर देखें, डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो 72 पे लागू नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे नंबरों जिन पर विभाज्यता का नियम लागू होता है तो उन पर देखते हैं। तो 9 में हम लोग देखते हैं कि सारे नंबर का जो सम होता है वो 9 से अगर डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होता है। तो सबसे पहले यही चेक करते हैं और तो सम करके देखते हैं। तो सम करेंगे तो 9 × 1 में ये चला जाएगा, 9 × 1 में ये भी चला जाएगा, 7 2 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा आपका 4 और 1, तो ये बचा 5। तो x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना, कि 9 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ से हमें 5 तो मिल ही चुका है, तो फर्स्ट नंबर पे देखते हैं, 5 + 3 8, 8 + 1 9, ये तो डिविजिबल है। 5 + 8 और +5, ठीक है, 18, ये भी डिविजिबल है। 5 + 9 और 9 + 18, ये भी डिविजिबल है। अगर लास्ट 5 + 9 14, 14 + 5 19, ये डिविजिबल नहीं है। तो सिर्फ इसी को चेक करने से ही पता चल गया कि ये डिविजिबल नहीं है। तो ये
आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹324 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 28% ऑन इट्स मार्क प्राइस। सो मार्क प्राइस नहीं पता है तो उसको सपोज करते हैं MP, मार्क प्राइस X है और आफ्टर गिविंग 28% डिस्काउंट, तो 100% में अगर 28% डिस्काउंट हो गया तो बचा कितना 72%। तो ये जो ₹324 है इसी मार्क्ड प्राइस का 72% होगा। सो इसका मार्क्ड प्राइस क्या होगा? सो इसको सॉल्व करने के लिए 324 डिवाइडेड बाय 72% और सॉल्व करेंगे 324 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 72, मार्क्ड प्राइस इसका आ जाएगा ₹450। देन नेक्स्ट बोला है द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹300। सो इसका जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का वो ₹300 है। देन नेक्स्ट इफ़ ही सेल्स द आर्टिकल बाय द गिविंग 18% डिस्काउंट ऑन इट्स सेम मार्क प्राइस देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। सो कॉस्ट प्राइस ये है, अब इसी सेम मार्क्ड प्राइस पर आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट कितना हुआ वो देख लेते हैं। तो प्रॉफिट ₹450 पर ही 18% डिस्काउंट, ₹450 इंटू 18% डिस्काउंट पर वो सेल किया, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सो इसको जब सॉल्व करेंगे 450 माइनस 450 इंटू 18%, 18 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसल, 2 5 जा 2 9 जा 5 1 जा 5 9 जा। सो सॉल्व करेंगे 450 माइनस 9 9 जा 81, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 369। सो ये जो है सेलिंग प्राइस है, सेम मार्क्ड प्राइस पे 18% डिस्काउंट के बाद अब वो सेलिंग प्राइस उसका था ₹369। सो ऑब्वियस सेलिंग प्राइस जो है ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट 369 माइनस 300 कर दीजिए, कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे 69 आ जाएगा। तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू जितना प्रॉफिट हुआ वो कॉस्ट प्राइस 300 पे इंटू 100, सॉल्व करेंगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 23%। अब ये जो है और शॉर्टली तरीके से बनाया जा सकता है, बट जिनको मैथ्स नहीं आता है उनके लिए ये बहुत यूज़फुल होगा। सो जो भी ऑप्शन 23 होगा वही आपका आंसर आएगा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाज लेवल्ड एज अ स्कीमा बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे द्वारा अवधारणा को स्कीमा के रूप में नामांकित किया गया था। इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको ट्रायंगल्स के रूल तो पता होना चाहिए, बट इस क्वेश्चंस के लिए जो रूल है वो मैं फ़िलहाल बता देती हूँ कि अगर आपके पास स्केलेन ट्रायंगल है, सो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके साइड भी इक्वल होते हैं। सेकंड, जो बिग एंगल होता है उसके सामने का जो साइड होता है वो बड़ा होता है। बस ये दोनों प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं PQR एक ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं PQR, और जहाँ पे एंगल P जो है 55 डिग्री है, इसको ले लेते हैं 55 डिग्री। QR जो है 18 सेंटीमीटर। तो चलिए चेक करते हैं कि PQR कैन बी एन ऑब्ट्यूस स्केलेन ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस मीन्स 90 डिग्री से बड़ा एंड 180 से छोटा, तो ऐसे ट्रायंगल वो भी स्केलेन हो। ओके, तो चलिए फर्स्ट से अगर चेक करें तो अगर एंगल R जो है 35 डिग्री है, तो एंगल R को अगर 35 डिग्री ले लेते हैं तो 55 एंड 35, तो ये 60 70 80 90। सो ये दोनों तो 90 डिग्री हो गए, तो 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि ये तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल है। ओके, सेकंड पे 25, अगर मान लेते हैं ये 25 डिग्री है, तो 25 डिग्री में 55 एंड 25, तो 60 70 80, तो ये 110 बन जाएगा। और कंडीशन दिया है 18 से PQ इज़ 18 सेंटीमीटर, तो
PQ जो है 18 सेंटीमीटर है और ये भी 18 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। तो ये दोनों एंगल तो सेम है नहीं जो कि साइड इक्वल हो जाए, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। थर्ड पे आते हैं, अगर R जो है 15 डिग्री हो तो 15 डिग्री होगा तो 55 एंड 15 डिग्री ये आपका हो जाएगा 60 एंड 70, तो 70 तो ये 110 डिग्री हो जाएगा। तो 110 डिग्री होगा तो इसके सामने वाला साइड भी बड़ा होना चाहिए। तो देखिए PR इज़ ग्रेटर देन 18 सेंटीमीटर, मीन्स इस साइड से ये साइड बड़ा है, क्योंकि बड़ा एंगल उसके सामने वाला साइड भी बिग होता है। तो एक तो ये आया, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। 65 हो अगर, तो ये जो एंगल अगर 65 डिग्री है तो 55 या 60 60 120, तो 120 और ये जो है 60 का हो जाएगा। तो 60 इस कंडीशन में तो हमें ऑब्ट्यूस स्केलेन ट्रायंगल मिलेगा ही नहीं जो कि 90 से बड़ा हो। सो हमारा ऑप्शन जो होगा थर्ड ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी CDP से ही रिलेटेड है। सो अ स्टूडेंट वॉज गिवन द फॉलोइंग प्रॉब्लम ऑन परसेंटेज टू सॉल्व, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 28,000 to 26,500. शी रोट द फॉलोइंग सॉल्यूशन कुछ उन्होंने इस तरीके से बनाया जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो उसके बेस पे आपको आंसर एप्रोप्रिएट आंसर करनी है। तो फर्स्ट दिया है स्टूडेंट हैज़ मेड अ केयरलेस मिस्टेक। सो स्टूडेंट केयरलेस मिस्टेक करे ये तो कुछ एप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। सेकेंड, स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज बट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द परसेंट ऑफ विच क्वांटिटी इज टू बी फाउंड। मीन्स उसको समझ में तो आ रहा है कि परसेंट निकालते कैसे हैं, बट उसको समझ नहीं आ रहा है कि किसका परसेंट निकालना है एक्चुअल में। ये कुछ ठीक है। थर्ड नंबर, स्टूडेंट हैज़ सॉल्व द क्वेश्चन करेक्टली बट हैज़ यूज्ड रॉन्ग सिम्बॉल इन सिचुएशंस। सिम्बॉल तो सब सही है, इसमें कोई सिम्बॉल रॉन्ग करने वाली बात ही नहीं है। फोर्थ में देखिए स्टूडेंट डज नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। सॉल्यूशन देख के तो लग रहा है कि कॉन्सेप्ट तो सही लगाया उसने, तो हमारा जो एप्रोप्रिएट आंसर आ रहा है वो सेकंड ही है, जिसमें बोल रहा है कि स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज बट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द परसेंटेज ऑफ विच क्वांटिटी इज टू बी फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्रेपेजियम है जिसका जो एरिया है वो जो है रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, और ट्रेपेजियम का जो साइड पैरेलल साइड है वो 11 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर का है। इसका जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर का है एंड इसके जो साइड का रेशियो गिवन है वो दिया है 3:2। तो अगर मैं इसका लेंथ 3x एज्यूम करूं और इसका जो ब्रेथ है उसको 2x, तो इस कंडीशन में आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो ट्रेपेजियम, यहाँ पे ट्रेपेजियम कर लेंगे। इसका जो एरिया है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। ओके, सो एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 पैरेलल साइड का सम होता है, तो 11 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर इंटू हाइट होता है 12 सेंटीमीटर। सो 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया। इधर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हो जाएगा 3x इंटू 2x। सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे 1/2 11 25 कितना हो गया 36 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। 2 1 से इसको कट कर देंगे 6 में एंड 36 सेंटीमीटर एंड इंटू 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 को ट्रांसफ़र कर लीजिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा आपका x स्क्वायर। 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 36 सेंटीमीटर आएगा x स्क्वायर में, और यहाँ से भी स्क्वायर लग जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर
x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो फाइनली इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 6 18 एंड 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 6 12। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस बी। तो 2 टाइम्स l 18 प्लस b 12 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 30, तो आ जाएगा 60। तो इसका ऑप्शन नंबर 60 जो होगा वो सही होगा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, x वेरीज इनवर्सली एज y। जैसे ही इन्वर्सली का कॉन्सेप्ट आता है सो x प्रोपोर्शनल टू 1/y होता है। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये k/y आता है और x इंटू वाई का कॉन्सेप्ट आता है। तो जहाँ पे x की वैल्यू अगर दी हुई है 3.5 इंटू वाई की वैल्यू दी हुई है 2.4 इज इक्वल टू k। नेक्स्ट पार्ट में फिर से बोला है कि x की वैल्यू अगर 5.6 है तो y की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू दी रखी है 5.6, तो y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो दोनों ही x y ही दोनों क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो x इंटू वाई इज इक्वल टू के लेते हुए चलेंगे और x इंटू वाई की वैल्यू और k की वैल्यू यहाँ से आप रख सकते हैं 3.5 इंटू 2.4 और x की वैल्यू आपके पास है 5.6, y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो आप 3.5 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाय 5.6 ले लीजिए, सॉल्व करेंगे। सो इसका एक पॉइंट कैंसिल कर देते हैं और ये 56 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। और आपको अगर पूरा ही कैलकुलेशन करना है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 8 7 जा एंड 8 3 जा 7 1 जा 7 7 5 जा 0 पॉइंट में जाएगा एंड 5 3 जा 15 आएगा। 1 नंबर के आगे पॉइंट लगा देंगे तो भी ठीक है। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर, y इज इक्वल टू 1.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -40/3 इफ वन ऑफ द टू नंबर्स इज -5/2 देन द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर नंबर लाइज बिटवीन। सो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इसको देख लेते हैं, कितना दिया हुआ है -40/3 और जिसमें से एक नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है -5/2। सेकेंड नंबर को एज्यूम कर लेते हैं x जो कि इसके इक्वल है। ओके, तो यहाँ से हम लोग वो अदर नंबर को फाइंड कर लेते हैं। सो -40/3 मल्टीप्लाई इंटू में डिवाइड में आएगा, पलट जाएगा 2/5 हो जाएगा माइनस में 5 8 जा कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा आपका -8 2 जा 16 16/3 माइनस में इसका रेसिप्रोकल बोला है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/16 माइनस तो ऑलरेडी कट हो चुका है तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस लिखने की तो ज़रूरत है नहीं। अब इसको आपको बताना है। सो x की वैल्यू जो आ जाएगी 3/16 आ जाएगी क्योंकि ये रेसिप्रोकल बोला है। और अगर इसको डेसिमल में लेना चाहें तो x इज इक्वल टू 0.1875 समथिंग आएगा। इसके ऑप्शंस है वो किसके बीच में लाया करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1/4 एंड 1/3, तो आ जाएगा 0.25, ये आ जाएगा समथिंग 0.33, तो इसके बीच में तो लाई नहीं कर रहा है। सेकंड ऑप्शन है आपका 3/20 ये करीब आ जाएगा 0.15 एंड 9/50 आ जाएगा आपका 0.18 समथिंग में आ जाएगा। तो सेकंड में तो ये आएगा नहीं। थर्ड ऑप्शन है 9/50 मीन्स 0.18 एंड 1/5 में 0.2, सो
ये जो है आगे अगर जा रहा है तो 2 की ओर ही जा रहा है, तो ये 0.18 और ये इनके बीच में ही लाई कर रहा है। फोर्थ को भी देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है 1/5 मीन्स ये 0.2 में चला गया तो ज़्यादा ही आ गया, एंड 1/4 आ जाएगा 0.25 में। सो ये वाला भी ऑप्शन खत्म, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी CDP से ही रिलेटेड है। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NAP 2020 रिकमेंड्स दैट स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पेडागॉजी नीड्स टू बी यूज्ड इन क्लासरूम टीचिंग। Which among of the following are the correct in the context of using sports integrated pedagogy in mathematics classroom? So आपको ऑप्शंस में से आपको बताने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शैल बिकम जॉयफुल। डेफिनेटली जॉयफुल तो होना चाहिए। सेकेंड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ स्पोर्ट्स फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स। ये तो गलत ही है ना, कि मैथमेटिक्स में अगर आप स्पोर्ट्स खेल के माध्यम से अगर आप नहीं बता सकते तो गलत ही है मैथमेटिक्स में, तो बी ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड हैंस नीड्स टू बी अवॉइड। तो अवॉइड तो बिल्कुल करना नहीं है, और टाइम कंज्यूमिंग अगर हो रहा है तो टाइम को मेंटेन करते हुए उसको आपको डेफिनेटली खेल विधि से आपको बतानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होना चाहिए, बी एंड सी। सो लास्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, डी। Apart from popular sports, there are many indigenous sports which can be used in teaching mathematics. Definitely, अगर बहुत सारे खेल हैं तो उसको गणित में यूज़ किया जा सकता है, डेफिनेटली यूज़ किया जाता है। तो ए और डी जहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। BD इज़ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD सच दैट। तो सबसे पहले तो ABCD एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं जिसमें BD डायगोनल हो। सो पैरेललोग्राम आप लोग जानते हैं कैसा होता है। ये आप पैरेललोग्राम बना लिए जिसमें नाम दे दीजिए ABCD, जिसमें BD जो है इसका डायगोनल है। अब इसमें एंगल CBD 12x है। CBD देख लीजिए, CBD ये दिया हुआ है आपका 12x, और ABD एंगल ABD 7y, ABD ये दिया है 7y। नेक्स्ट एंगल ADB 60 डिग्री, ADB ये दिया हुआ है 60 डिग्री, और CDB एंगल CDB इज़ 28 डिग्री। सो CDB ये आपका आ जाएगा 28 डिग्री। सो आपको फाइंड करना है 2x + 3y, द वैल्यू ऑफ 2x + 3y को आपको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए ऑब्वियस आपको x और y की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। तो यहाँ से कैसे कनेक्शन करें, तो आप जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर 12x = 60 डिग्री हो जाएगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी 5, 12 5 = 60, और सेकेंडरी यहाँ से 7y हो जाएगा 28 के, 7y = 28 डिग्री, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। ओके, सो x और y की वैल्यू यहाँ रख देंगे। सो आपको वैल्यू मिल जाएगी 2 × 5 + 3 × 4 = 10 + 12, दैट मीन्स ये आ जाएगा 22 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है CDP से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डायमेंशन ऑफ असेसमेंट ऑफ अ मैथमेटिक्स लर्निंग। सो मैथमेटिक्स लर्निंग के लिए असेसमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन मैथमेटिकल रीजनिंग, डेफिनेटली रीजनिंग तो मैथमेटिक्स में होना ही है ही। सेकंड कम्युनिकेशन, हाँ कम्युनिकेशन एक बार नहीं होता है, और भी ऑप्शन है देख लेते हैं। थर्ड पैटर्न्स एंड प्रोसीजर, डेफिनेटली मैथमेटिक्स में पैटर्न्स एंड प्रोसीजर के बिना तो काम चलता ही नहीं है। फोर्थ वन डिस्पोजिशन टूवर्ड्स मैथमेटिक्स। सो गणित के प्रति रुझान तो डेफिनेटली होना ही चाहिए, नहीं होगा तो बच्चा तो मैथमेटिक्स से बोर ही हो जाएगा। सो आपका सेकेंड ऑप्शन जो आएगा वो एक तरह से डायमेंशन नहीं हो सकता मैथमेटिकल लर्निंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू दी हुई है, और दी हुई तो नहीं है बट सॉल्व करना पड़ेगा। तो x में ऐसा क्या है जिसको ऐड करने पर 1.1 मिले। तो पहले तो x ही फाइंड कर लीजिए। अगर ये पॉइंट्स वाले नंबर्स में कन्फ्यूजन होता है तो पहले उसको आराम से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट नंबर देखिए, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं पहले उनको हम लोग लिख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, फिर एट द लास्ट माइनस करेंगे। सो ये जो नंबर्स हैं लिख लीजिए,
यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, तो 1.011, अब यहाँ पे है 10 तो लिख लीजिए 10.11, यहाँ पे आपका 0.1011। ध्यान रखें कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट वाले नंबर्स हों, और अगर सामने यहाँ पे आगे पीछे नंबर दिख रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए आप बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये है, यहाँ पे 0 बना लीजिए, यहाँ पे 0 बना लीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1, ये आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पे भी आ जाएगा 2, ये पॉइंट आ जाएगा ये 1 1। तो ये आपका आंसर एडिशन हुआ। अब इसको क्या करना है, 12 में माइनस करना है। तो लिख लीजिए फिर से 12.101, एक और 0 बढ़ा लीजिए क्योंकि पॉइंट के बाद 4 नंबर्स हैं। सो यहाँ से 11.2221 माइनस करेंगे तो 1 कैरी देगा, 10 में 1 गया 9, ये 0 है तो फिर से यहाँ से कैरी लेगा तो ये 9 बन गया, इसको कैरी देगा तो ये 10 बन गया, 10 में 2 गया 8, 9 में 2 गया 7, और ये 0 हो गया है, 1 कैरी लेगा 10 बनेगा, 10 में 2 जाएगा 8 आएगा, इधर तो 0 हो गया। सो अब ये नंबर है आपका, तो सपोज करते हैं x के प्लेस पे लिखते हैं 0.8789 में, चलिए n को ऐड करने पर 1.1 मिलता है, दैट मीन्स n क्या होगा 1.1 माइनस, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे 8789, तो 1 नंबर बड़ा है 1.1, तो ऑब्वियस है फिर से इन पर माइनस जैसे करते हैं, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 हैं तो 2 3 4 नंबर्स ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 0.8789 माइनस कर दीजिए तो वो नंबर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो ये 10 हो गया, 10 में 9 गया 1, 9 में 8 गया 1, 9 में 7 गया 2, और ये 0 बचा है, कैरी दे देगा तो 10 हो जाएगा, 10 में 8 गया 2, तो ये आ जाएगा 0.2211। तो जो भी ये ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा 0.2211। नेक्स्ट क्वेश्चन CDP से रिलेटेड है। सो टीचर कंडक्टेड एन ओरल असेसमेंट इन क्लास एंड फाउंड दैट Ram can speak definition of all types of numbers, even, odd, prime, composite accurately, but not able to identify the numbers accurately when given a set of numbers. वो जो है ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर सबको जानता है, बट एक साथ जब सारे नंबर्स को दे दिए जाते हैं तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। सो देख विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द अबव सिचुएशंस। सो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। सो फर्स्ट है राम हैज़ एनालिटिकल एबिलिटी। ये तो बहुत ही गलत बात हो गई कि यहाँ पे नॉट एबल टू आइडेंटिफाई बोल रहा है और इनको बोला जा रहा है कि एनालिटिकल एबिलिटी होगी, तो ऑब्वियस है फर्स्ट तो गलत ही है। सेकेंड, राम हैज़ गुड मेमोरी बट लैक्स प्रैक्टिस। सो मेमोरी तो गुड है बट लेस प्रैक्टिस, इसमें प्रैक्टिस की बात ही नहीं है, आइडेंटिफाई करना है, तो ये सेकंड भी कैंसिल ही गलत ही है। सो राम हैज़ अ गुड मेमोरी बट लैक कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की तो बात ही नहीं है। एट द लास्ट देखते हैं, राम हैज़ अ गुड मेमोरी बट लैक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। येस डेफिनेटली यहाँ पे मेमोरी भी अच्छी है बट उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इसलिए वो शायद आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर। देन इसका वॉल्यूम फाइंड करना है और वो भी इन मीटर क्यूब में। तो ये जो लास्ट में हिंदी आ रहता है उस पर फोकस कीजिएगा क्योंकि इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन होता है। तो चलिए गिवन पे फोकस करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, जिसको शॉर्टली हम लोग CSA भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr/h और इसकी वैल्यू दी हुई है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका सर्कमफेरेंस होता है 2πr जिसका वैल्यू दिया है 110 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम क्या होता है, πr² h होता है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इसमें r की वैल्यू और h की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो ये कहाँ से निकलेगा, इस वैल्यू से। तो देखिए 2πr की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है
110, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, या फिर h की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू 110 है, तो यहाँ से हाइट निकल जाएगी 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 110 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 भी कैंसिल होगा, और ये जाएगा 4 टाइम से 11 फोर्जा में, तो आ जाएगा h की वैल्यू 40। तो h तो मिल गया, r की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। 2 पाई r इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर है, r चाहिए तो 2 पाई को इधर डिवाइड में ले आएंगे, 110 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 पाई। इस पाई की वैल्यू को हम लोग लास्ट में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे पाई दिख रहा है हमें, तो इजी होगा। अगर यहाँ पे रखेंगे तो हो सकता है कैलकुलेशन लेंदी हो। तो h और r की वैल्यू फ़िलहाल अभी यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पुट करते हैं। पाई r की वैल्यू आपके पास है 110 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 पाई, होल स्क्वायर लगाए, पूरे का स्क्वायर लगा लेंगे और 40 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लेंगे। सो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको। 110 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 पाई, स्क्वायर लगा है इसलिए 2 बार हो जाएगा, 110 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक पाई तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 यहाँ से 10 टाइम में 2 2 ज़ा 4, 4 10 ज़ा में चला जाएगा। अब बच्चा जो भी बचा है उसको लिख लीजिए आप। 110 सेंटीमीटर इंटू 110 सेंटीमीटर इंटू 10 डिवाइडेड बाय में एक पाई बचा हुआ है, तो पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। इसको डिवाइड को इंटू में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 110 सेंटीमीटर इंटू 110 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। 11 2 ज़ा में चला जाएगा, और ये चला जाएगा आपका 11 1 ज़ा 10 ज़ा में, और 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। बचा आपका 110 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू, यहाँ से भी बचा है 7 10 ज़ा 70, और ऐड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 70, और सॉल्व करेंगे तो 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, 35 एंड 3 38। तो ऑप्शन में देखने की ज़रूरत ये है कि 3 8 5 किस में है। मीटर क्यूब में चेंज अब नहीं भी करोगे तो भी आप आंसर को बता सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है थर्ड, जिसमें दिया है 0.0385, ये ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज़ 20 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है, 2 एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो यहाँ डिफरेंस 20 है। तो ऐसे 2 एंगल सिर्फ आपका 80 डिग्री और 100 डिग्री पे ही आएगा। कॉमन सेंस वाली बात है कि सम जो है 180 हो जाएगा और डिफरेंस इसका 20 डिग्री का है। तो स्मॉलर जो है आगे दिया हुआ है, देखिए, इफ़ द स्मॉलर ऑफ दिस एंगल इज़ पी, तो स्मॉलर दोनों में ये है, तो पी की वैल्यू चलो सपोज कर लेते, यही ले लेते हैं 80 डिग्री है। तब हमें फाइंड करना है 3p माइनस 50 डिग्री। 3p माइनस 50 डिग्री, पी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 3 इंटू 80 डिग्री माइनस 50 डिग्री 240 माइनस 50 डिग्री, तो 190 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको वैल्यू x बाय वाई की गिवन है, तो आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स की वैल्यू, जिसका ऑलरेडी इन्वर्स गिवन है यहाँ पे। ओके, उसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले इनका जो पावर है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो अगर माइनस को हम लोग को पॉजिटिव बनाना है तो इन नंबरों को हम लोग को एक्सचेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, इसका पावर जो है 3 हो जाएगा। फिर 2/3 को अगर 3/2 लिख देने से इसका पावर जो हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। सो 1/, ये जो डिवाइड है, फिर से डिवाइड को जब चेंज करते हैं इनटू में तो ये नंबर फिर से एक्सचेंज हो जाते हैं, तो -3/1 का होल क्यूब, और ये इनटू में कन्वर्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा 2/3 पूरे का पावर 4। यहाँ पे आ जाएगा -3 क्यूब अपॉन 1 क्यूब इंटू 2 का पावर 4 अपॉन 3 का पावर 4, पूरा कंप्लीट 3, तो 1 टाइम बच जाएगा। यहाँ बचेगा
16/3। ओके, अब इस वैल्यू को x/y है तो y/x आपका क्या बन जाएगा, 3/16 माइनस में हमें चाहिए उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे x/y की वैल्यू -16/3 प्लस इसकी वैल्यू जो है माइनस में है इसलिए साइन को एक साथ ही लिख देते हैं हम लोग 3/16 और इसका ऑलरेडी पावर दिया हुआ है -1, इसको भूलेंगे नहीं। सॉल्व कीजिएगा, 16 में -256 -3 3 9 डिवाइडेड बाय 48 पावर है -1। सॉल्व कर देंगे, ये बन जाएगा। तो इसका जो पावर है -1 है, जब इसको एक्सचेंज करेंगे पॉजिटिव बनाएंगे सो 48/265 माइनस के साथ में आएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू एंड डी की वैल्यू दे रखी है। देन हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x। तो इन दोनों के कोफिशिएंट का सम फाइंड करना है इन a + b + c - d में। तो देखिए पहले तो a + b + c है तो हम फोकस करेंगे इनको पहले सम करने का ताकि कन्फ्यूजन ना हो ना ही दिक्कत हो। तो a में देखिए पहले हम लोग देखेंगे x² वाले टर्म को। तो इसमें a में है -2x², b में +3x² और c में है -4x²। माइनस 6x² हो जाएगा और 3 माइनस होगा तो ये आ जाएगा आपका -3x²। और नेक्स्ट में देख लेते हैं x वाले टर्म में। यहाँ पे a में 12x है तो 12x और b में जो है -8x है, -8x कर दीजिए। c में तो x वाला टर्म है ही नहीं, सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 4x। अब आपको क्या करना है, -d करना है तो -d, तो d ये है आपका। तो इसमें माइनस फर्स्ट टर्म x² वाला है, माइनस करना है इसलिए माइनस ले रहे हैं। इसमें माइनस करना है, ये ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा -4x², ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा 5x। अब आपको फोकस करना है कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x पे। तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², ये होता है, और इसको बोलते हैं x का कोफिशिएंट। तो दोनों का सम करेंगे तो 5 - 4 कितना आ जाएगा, 1। सो ऑप्शन नंबर जो भी आपका 1 होगा वो सही आंसर होगा। क्वेश्चंस के लिए मैं क्वेश्चन पेपर अपने हाथों में रखी हुई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि CDP से रिलेटेड है। 51 नंबर, अ स्टूडेंट लिस्टेड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, विच वन एंड वन सीज आर करेक्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन है, स्टूडेंट कुछ लिस्टेड किए हुए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द रैशनल नंबर। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अ रैशनल नंबर इंक्लूड्स इंटीजर। सो ये तो सही है, रैशनल नंबर जो है इंटीजर्स को डेफिनेटली इंक्लूड करता है। ऑप्शन नंबर बी, 0 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। सो क्या इसमें कन्फ्यूजन है, ज़ीरो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको अपन p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो 0 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो ये तो रैशनल नंबर है, बट इसमें ऑप्शन में बोला है कि 0 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, तो बी ऑप्शन तो यहाँ क्रॉस हो गया। सी में देखिए, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो p/q के फॉर्म में होते हैं, नोमरेटर एंड एज अ डिनोमरेटर। सो जहाँ जहाँ ऑप्शंस पे बी नहीं है उसको क्रॉस कर दीजिए तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ए एंड सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 में ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल DEF है, जिसमें एंगल B = 90 डिग्री, BC = 8 सेंटीमीटर एंड एंगल A = 40 डिग्री, D = 8 सेंटीमीटर, F = 40 डिग्री एंड E = 90 डिग्री है। सो पहले से आप ट्रायंगल मत बनाइए, इसको अगर सॉल्व करना है तो इनके अकॉर्डिंग ट्रायंगल बनाया कीजिए। सो फर्स्ट अगर मैं बनाऊँ, एंगल B पे 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा डेफिनेटली। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ B, इसको मैं नाम दे देती हूँ A और ये C। तो एंगल B हो गया आपका 90 डिग्री और BC जहाँ पे 8 सेंटीमीटर है तो इसको मैंने ले लिया 8 सेंटीमीटर। फिर एंगल A जो है 40 डिग्री है तो मैंने इसको ले लिया 40 डिग्री। ओके, अब ट्रायंगल DEF बनाना है तो DEF में जो एंगल E है वो 90 डिग्री है। सो फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और जहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है उसको नाम दे देंगे E, और
नेक्स्ट दिया है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री आपका ए है, तो यहाँ 40 डिग्री ले लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं एफ। सो ये जो ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा। और डी ई दिया है आपके पास में 8 सेंटीमीटर, तो इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। सो अब देखिए इनका जो कॉन्ग्रुएंट का रूल है, तो कॉन्ग्रुएंट रूल तो बहुत सारे होते हैं, बट इसमें जो यूज़ हुआ है देखिए ज़रा, एंगल एंगल, देन आफ्टर साइड साइड, एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड से अब बात आती है, एंगल एंगल साइड तो है बट कॉन्ग्रुएंट तो है, लेकिन ट्रायंगल कौन कौन सा आएगा, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एफ ई डी। सो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैथमेटिक्स इज़ अ वे ऑफ अ थिंकिंग सेंस, मीन्स गणित एक सोचने का तरीका है, क्योंकि ऑप्शन है इसके, फर्स्ट इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू इंगेज इन प्रूफ्स एंड एग्जामिनिंग पैटर्न्स। सो डेफिनेटली स्टूडेंट को इंगेज करता है इसके प्रूफ को और पैटर्न्स को समझने में। सेकंड, स्टूडेंट रिप्रोड्यूस फार्मूला एंड सिम्बॉल्स ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय वो सूत्रों को, मीन्स फार्मूला को, सिम्बॉल्स को अगर वो दोहराता है तो ये काम तो बिल्कुल नहीं करते हैं। लास्ट है देखिए, स्टूडेंट्स आर एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज फॉर सॉल्विंग वेरियस न्यू प्रॉब्लम्स। डेफिनेटली ये जो थर्ड है इसमें क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को, नए नए प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं। सो ऑप्शन सी है, स्टूडेंट्स यूज़ एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज फॉर सॉल्विंग वेरियस न्यू प्रॉब्लम्स। नए नए समस्याएं, नए नए प्रॉब्लम्स जो आती है उसको नए तरीके से स्टूडेंट जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है, जहाँ पे नहीं होगा इन सारे ऑप्शंस में, वो आंसर होगा। सो इसका जो आंसर आएगा ए एंड सी, मीन्स फोर्थ वन। 54 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, 3 numbers are in the ratio 2, ratio 3, ratio 4 and the sum of their cubes is 33,957. So what is the sum of the 3 numbers? So सबसे पहले गिवन पे आते हैं कि रेशियो क्या दिया हुआ है, 2, रेशियो 3, रेशियो 4। तो जब भी हम रेशियो को फाइंड करते हैं तो इसको एज अ 2x, 3x एंड 4x लिख लेते हैं। फिर ये बोला है कि इसके जो सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो सम करेंगे लेकिन इनके क्यूब का, जो कि इक्वल है 33,957। सो इन्हीं नंबरों के सम कितने होंगे, तो ये बताना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लीजिए। 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब इज इक्वल टू 957। ये कंप्लीट ऐड करेंगे तो हो जाएगा 99x क्यूब इज इक्वल टू 33957। सो x की वैल्यू निकालने के लिए 99 को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे 33957 डिवाइडेड बाय 99। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 11 से भी दे सकते हैं, 9 से भी दे सकते हैं, 3 से भी दे सकते हैं। सो मैं 11 से जाने की कोशिश करूँगी ताकि इजी हो। सो 11 9 में जाएगा ये, और 11 3 में जाएगा। 2 नंबर्स लेना है तो 0 लगा दीजिए। फिर ये जाएगा आपका 8 में, और ये जाएगा आपका 7 में। ओके, 11 7 3087 डिवाइडेड बाय 9। फिर आप और सिंप्लीफाई करना है, 3 3 तो 3 1 0, 3 2 6, 3 9 में जाएगा 1029 डिवाइडेड बाय 3। ये आएगा 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 3 9। तो x क्यूब, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। सो हमें आंसर तो ये नहीं बताना है, हमें आंसर ये बताना है इनका सम। सो हमारे पास जो नंबर थे वो थे 2x, मार्कर ख़त्म, यहाँ से शुरू करते हैं। सो x इज इक्वल टू 7 है, तो आंसर ये नहीं है, आंसर हमें तो इनका सम फाइंड करना है। तो यहाँ से लिख लेते हैं, एक्चुअल
एक्चुअल में 2x प्लस 3x प्लस 4x फाइंड करनी है, उनका सम। तो वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 7, सॉल्व कर देंगे 14 प्लस 21 28, सॉल्व करेंगे 8 9 एंड देन 6 13, तो ये हो जाएगा 63। सो आपका जो भी ऑप्शन नंबर 63 जिस ऑप्शन में 63 होगा वो आपका आंसर होगा। ऐड करेंगे तो 63 आएगा। सो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका सही होगा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 3, 5 and 2 respectively, they add up to 99. What is the sum of their original first and third integers? लास्ट में याद रखिएगा ओरिजिनल फर्स्ट एंड थर्ड इंटीजर का सम बताना है आपको। तो सबसे पहले कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर जब भी बात होती है तो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव तो हम लोग x ले लेते हैं, सेकेंड x+1 एंड थर्ड वन इज x+2। सो ये बोल रहा है इसमें कि इनके जो कंटिन्यूअसली इनमें, यहाँ से कट कर दीजिएगा। सो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर x, सेकेंड इज x+1, थर्ड इज x+2। जब इसमें हम लोग फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकेंड में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब इनका जो सम होता है वो 99 के इक्वल होता है। सो हमें फर्स्ट और थर्ड का ओरिजिनल नंबर का सम बताना है। तो उसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 99। x वाले टर्म को एक साथ ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10x प्लस ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 99। 10x 99 में 9 चला जाएगा, 90 बचेगा। सो x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो है 9 आ गई है, तो आपको फर्स्ट टर्म है x और सेकेंड टर्म ओरिजिनल नंबर x+2, इसका सम फाइंड करना है। तो x की वैल्यू 9 प्लस 2 कर दीजिए, तो 9 प्लस 11 आपका आ जाएगा 20, और इसका ऑप्शन नंबर जो भी 20 होगा वो आपका सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स केप्ट इन अ कार्टून। और ये टेबल आपको दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इफ़ अ पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द अबव डेटा, पाई चार्ट बन रहा है यहाँ पे। सो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एप्पल्स। सो इस जो टेबल में है जितने भी नंबर्स है उसमें एप्पल का जो है उसको रिप्रेजेंट करना है पाई चार्ट पे। सो पहले तो नंबर देख लेते हैं कौन कौन सा नंबर हमारे पास पे। 44, 56, 42, 30 एंड 38। सो यहाँ पे यहाँ से कट कर दीजिएगा। सो 44 फॉर मैंगो एंड दिस इज़ फॉर एप्पल, दिस इज़ फॉर ऑरेंज एंड दिस इज़ फॉर गुआवा एंड दिस इज़ फॉर द पोमीग्रेनेट फॉर द पी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको एप्पल का बताना है पाई चार्ट में। सो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका टोटल करते हैं। सो 44, 56, 100, 140, 142, 42, 30, 72, 72 एंड दिस 80, 80 एंड 210। सो 210 आ गया है। तो 210 टोटल में आपको एप्पल का बताना है। तो 56 इंटू पाई चार्ट में टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, तो इंटू कर देंगे 360 डिग्री से। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई करिए। 7 3 ज़ा 7 8 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। सो ये हो जाएगा 8 इंटू 12 मीन्स 96 डिग्री। तो जो भी ऑप्शन 96 है वही आपका आंसर होगा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का जो क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव था। सो इसमें कैलकुलेशन करने पर आंसर नंबर 3 तो आ रहा है, बट इसमें अभी भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। सो इसको भी मैं नहीं बता रही हूँ, इसको लीव करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है, इफ़ द मीडियन ऑफ द डेटा 38, 7, 3, 17, 15, 21, 24, 29 तो 23 इज अ एक्स
and the median of the data obtained by the replacing by 3/33 and 8/18 in the above data is y. Then what is the difference between the y and x? सो दो तरीके का डेटा है यहाँ पे. फर्स्ट डेटा में उसका मीडियन जो है x है. सेकंड डेटा जब रिप्लेस करने के बाद बनेगा तो उसका जो डेटा होगा, उसका जो मीडियन होगा वो y है. तो हमें उन दोनों मीडियन का डिफरेंस बताना है. तो चलिए डेटा को पहले लिख लेते हैं. सो डेटा आपके पास है 38 73 17 15 21 24 29 23. टोटल काउंट कर लेते हैं. 3 3 6 3 9 10. टोटल है 10. तो जब भी हमें मीडियन फाइंड करना होता है तो जो डेटा होता है उसको हमें पहले अरेंज करना होता है. तो सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. तो सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे 3, देन 7, देन 8, देन 15, देन 17, देन 21 के बाद में 23, 24, 29 एंड 30. सो काउंट कर लेते 3 3 6 3 9 10 कंप्लीट. सो इसका जो मीडियन होता है 5th नंबर और 6th नंबर का होता है. तो इनका जो सम होगा और उसका हाफ. ठीक है. तो 17 + 21 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. सो यहाँ पे 17 ये आ जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 2. दैट मीन्स 2 1 ज़ा 2 एंड 2 9 ज़ा. ये फर्स्ट मीडियन निकल गया फर्स्ट डेटा का. अब नेक्स्ट बोल रहा है कि यहाँ पे जो 8 है वो रिप्लेस हो जाएगा 18 से और जो 3 है वो रिप्लेस हो जाएगा 33 से. तब डेटा को फिर से अरेंज करना पड़ेगा. तो फिर से अरेंज करते हैं यहाँ पे सेकेंड डेटा के लिए. सो फर्स्ट नंबर अब 7 से शुरू होगा, फिर उसके बाद में 15, 17, देन 18, देन आफ्टर 21, 23, 24, 29, 30 एंड 33. लास्ट से तो कोई नंबर से मतलब ही नहीं है. हमें सिर्फ ये देखना है 5th एंड 6th नंबर. तो 5th और 6th नंबर का जो डेटा है वो बनेगा आपका मीडियन y. 21 + 23 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. y की वैल्यू निकालेंगे 44 हो जाएगा. डिवाइडेड बाय 2 मीन्स y = 22. एट द लास्ट हमें बताना है इन दोनों मीडियन का डिफरेंस. सो डिफरेंस y - x मीन्स 22 - 19 कर देंगे तो आपका मीडियन आ जाएगा 3. सो इनका जो डिफरेंस है आंसर आपका आएगा 3. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अ क्लास 6 मैथमेटिक्स टीचर पोज्ड द फॉलोइंग प्रॉब्लम टू हर स्टूडेंट्स. इन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons started together and their steps measures 70 centimeter, 85 centimeter and 95 centimeter respectively. So what is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in a complete steps? सो एक साथ एक ही स्टेप पे एक ही टाइम पे अगर जैसी बात आती है वहाँ पे हमेशा एलसीएम की बात होती है. मीन्स इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही होगा. कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम यूज़ करिएगा बच्चा सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एट द लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग लर्निंग टीचिंग रिसोर्सेज LTR आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स क्लासरूम. सो मैथमेटिक्स की क्लासरूम में जिनको दिखाई नहीं देता, जो दृष्टि बाधित जो बच्चे होते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग, सो उनके लिए बहुत अच्छा एक कौन सा होगा. फर्स्ट ऑप्शन में आपका जियोजेब्रा, टेलर्स अबैकस, कंप्यूटर एंड स्प्रेडशीट. सो जियोजेब्रा तो होगा नहीं. ओके, टेलर्स एक बार हो सकता है डन. एंड कंप्यूटर क्योंकि उनको सॉफ्ट कॉपी नहीं चाहिए, उनको जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं वो टच करके महसूस करके चीज़ों को सॉल्व करते हैं या समझते हैं. सो उनके लिए कंप्यूटर तो डन है. ऑप्शन नंबर सी ठीक है. स्प्रेडशीट इसका क्या करेंगे उन लोग से कोई मतलब ही नहीं है इसका. सो जिसमें ए और डी को हटा दें तो बच जाएगा आपका बी और सी. सो बी और सी ऑप्शन नंबर 4th में है तो आपका आंसर नंबर जो है 4th आएगा. सो आई होप C-TET पेपर 2 मैथमेटिक्स आपको पूरे डिटेल में आपको समझ में आई होगी. मैंने कोशिश की है कि उसको डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूं
शॉर्टली नहीं, और इनके ट्रिक्स भी होते हैं। अगर इस तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो काफ़ी टाइम टेकन होता है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में चीज़ें आने लगेगी, कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो आपको इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए काफ़ी कम टाइम में आप इसको कवर कर सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू एंड जस्ट सब्सक्राइब इट एंड लाइक करिए अगर पसंद आया तो। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है कि हमें आगे और क्वेश्चंस बनाएं, क्वेश्चंस को सॉल्व कराएं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी ट्रिक्स हैं वो बताएं। सो बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो सीखने बाकी हैं। सो मैथमेटिक्स में जितने भी आपके डाउट्स हैं आई होप कि इससे क्लियर हो जाएंगे, थोड़ी बहुत आपको हेल्प ज़रूर हो जाएगी। सो नाउ थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू एंड एन्जॉय, ऑल द बेस्ट।